जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का सकते हैं। लेक्चर में 67। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 का लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्या है लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्टर्स। कि क्या डायरेक्टर्स पे कुछ लिमिटेशन या पाबंदियां है जो अप्लाई होती हों। एक तो किसी हद तक हमने पाबंदी पढ़ ली थी डायरेक्टर्स की, वो लोन की, कि वो लोन नहीं ले सकता अप्रूवल के बगैर। ये क्या इसके अलावा भी कुछ पाबंदियां हैं, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस हैं? इसका जवाब है यस, बिल्कुल है। और आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हाँ जी, क्विज का लिंक आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार है तो बताइए, स्टार्ट करें जी। चलिए CRN जरूर लिख लीजिएगा, CRN लिख लें आज। हाँ जी, नीचे भाई मोबाइल पे देखे CRN लिखे। स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या नवीद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? हो सकता है। 24, 25, 26, 3 साल तक एम्प्लॉय नहीं ना होना चाहिए। तो 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, अक्टूबर। ओके, अभी तो 2 साल भी पूरे नहीं हुए, तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या रेगुलर डायरेक्टर एम्प्लॉय क्या रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? चलिए आगे चलिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। बहरहाल नेक्स्ट, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं? रिहान इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्या रीजन है? क्या जो शेयर होल्डर होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं है? पक्का? कहां लिखा है? ये इधर लिखा हुआ है। ओके, सिस्टर वाली बात तो कहीं नहीं मुझे याद आ रही। ठीक है जी, कोई सिबलिंग, क्लोज रिलेटिव। हाँ, क्लोज रिलेटिव का कोई था। तो क्लोज रिलेटिव, अगर किसी पर्सन का क्लोज रिलेटिव क्या हो, डायरेक्टर हो, डायरेक्टर था। क्लोज रिलेटिव वाली सिचुएशन क्या थी? डायरेक्टर का क्लोज रिलेटिव हो या प्रमोटर्स का या मेजॉरिटी शेयर होल्डर का क्लोज रिलेटिव हो, वो पॉइंट नहीं हो सकता। तो ये डायरेक्टर है क्या? सुहेल सिस्टर इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। हाँ डायरेक्टर है, ठीक है जी, ठीक है। तो सुहेल इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं है। तीन साल के टर्म में 2 साल के बाद रिजाइन कर दिया। ये तो आसान है। अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए होगा। क्या डायरेक्ट अपॉइंट करना चाहिए इसे? फ्रेश इलेक्शन कितने अरसे में?
क्या एलिजिबल है? अगर 3 साल गुजर गए हों फिर एलिजिबल है, वरना एलिजिबल नहीं है। क्या इंडिपेंडेंट हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? 3 बार कंसेक्यूटिव टर्म के लिए डायरेक्टर पॉइंट होगी, अब वो 4th टर्म के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पॉइंट नहीं हो सकती। जी, लोन एक्सेप्ट कर लिया, क्या स्टिल डायरेक्टर है? इप्सो फैक्टो सीजेस टू होल्ड ऑफिस, इप्सो फैक्टो ऑटोमेटिकली। स्टिल डायरेक्टर रहेगा या नहीं? क्यों रहेगा? 2 की। जब कोई क्वालिफाइड एक्वायरर, इस केस में एक पर्सन ने शेयर एक्वायर किए थे और वो डायरेक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया, हमने कहा अभी ठहर जाए। लेकिन अगर नॉर्मल केस हो तो कितने अरसे में इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए? 30। जी, क्या फहमीदा अमीन इंडिपेंडेंट हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे पॉइंट हो सकती है? नहीं, क्यों नहीं? शेयर होल्डर्स। तो आसान क्वेश्चन है, रोज आ जाता है ना। अनएक्सपायर्ड पोर्शन। किन रीजन की वजह से वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा?
फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। जी सी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में वो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा। लास्ट, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, सेकंड। यहां पे शायद वो मे की वजह से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि वो मस्ट होना चाहिए, लेकिन असल में फर्स्ट और थर्ड वाली कोई ऑप्शन ही नहीं, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो सेकंड है। जी पोजीशन होल्डर्स हमारे क्विज के फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। थर्ड पोजीशन किन की है? फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। चलिए अब चलते हैं हम असाइनमेंट की तरफ। जरा बताइए असाइनमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन थे? 15। वो एक हमारा पुराना क्वेश्चन था लालाजार वाला, वो कौन सा है? और लालाजार वाला क्वेश्चन कौन सा है? ओ भाई, ओ लालाजार वाला क्वेश्चन कौन सा है? लालाजार वाला क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा है वो कौन सा है? ढूंढे। कौन सा है? 41। चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। (41) सामने रखे, स्टार्ट करें डिस्कशन। चलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट, लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट है, पहले स्टेटमेंट ही पढ़ देते हैं। लालाजार लिमिटेड ए पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, किसको अंडरलाइन करना है? अनलिस्टेड को। हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 million कंसिस्टिंग ऑफ शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10। 100 million को अंडरलाइन करें, 10 को अंडरलाइन करें। बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10 million। 100 million डिवाइडेड बाय 10। लास्ट इलेक्शन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाज हेल्ड ऑन April 15, 2008। अंडरलाइन कर ले डेट को। इन विच 8 डायरेक्टर्स, 8 को अंडरलाइन कर ले। एजीएम में, लास्ट एजीएम में कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए? 8। याद है फार्मूला में यूज होते हैं? yes, किस वाले फार्मूला में यूज होता है? रेगुलर डायरेक्टर के रिमूवल के फर्स्ट डायरेक्टर? फर्स्ट डायरेक्टर के। नेक्स्ट, इन विच 8 डायरेक्टर वाज इलेक्टेड, 4 of the directors belong to the same family. Remaining directors were Mr. Javed, Badar, Qasim and Daud. They secured 6 lakh, 3.5 lakh, 4 lakh 80,000 and 2 lakh 20,000 votes respectively. ये सारे डायरेक्टर्स थे। Okay, remaining votes were equally distributed among the 4 directors of the family. Mr. Javed died on May 30, 2008. And Mr. Aslam was appointed as a director on June 15, 2008 to fill in the KIL vacancy. क्या ये अपॉइंटमेंट मिस्टर असलम की ठीक हुई? मिस्टर असलम की अपॉइंटमेंट ठीक हुई कि नहीं? सही हुई है? क्या विद इन टाइम हुई है? विद इन 7 days में तो नहीं हुई, तो टाइम तो निकल गया 7 days वाला। अनलिस्टेड, हाँ जी, लिस्टेड के लिए 30 days।
सॉरी, हाँ जी 90 डेज, जी बिल्कुल ऐसे। Explain the following in the light of provisions of Companies Act 2017. Is Lala Azhar Limited in compliance with the requirement of minimum number of directors? क्या मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है? कैसे? 3 चाहिए होते हैं, ये तो फिर 8 है। 8 कैसे हैं? वो तो एक ही डेथ हो गई। हाँ, कैजुअल कंसीव भी तो हो गई, डेथ हुई, कैजुअल कंसीव भी तो हो गई, तो 8 माइनस 1 हुआ तो प्लस 1 भी तो हो गया। तो ये बिल्कुल कंपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। Who shall fix the number of directors to be elected and by what time such member should be fixed? कौन करेगा? कौन करेगा फिक्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड कब करेंगे? सुभान अल्लाह, एजीएम से पहले, बाद में ना कर लें फिक्स के कितने डायरेक्टर होंगे। वो एजीएम से अहम जो चीज पूछनी थी वो तो पता ही नहीं। डेज बाई डेज कितने? 35 डेज। Is it possible for the company to change the number of directors once fixed? क्या चेंज कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं? जनरल मीटिंग में कर सकते हैं। ओके, जिस जनरल मीटिंग में इलेक्शन है उस जनरल मीटिंग में पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड चेंज कर देंगे, फिर इलेक्शन करवा लेंगे। जिस मीटिंग में इलेक्शन हुआ उसी मीटिंग में डायरेक्टर की तादाद चेंज हो सकती है? क्यों? लॉ ने बोला कि इस तरह की पाबंदी हो सकती है। Is it possible for the company to change the number of directors once fixed? हाँ जी, हमने फिक्स है with approval of general meeting. Who is responsible to fill the casual vacancy in the board and what would Mr. Aslam's term? कौन फिल है? कौन कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा? रिमेनिंग डायरेक्टर। और टर्म क्या होगी? कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड इफ अ पर्सन डिजायर्स टू रिमूव द फॉलोइंग डायरेक्टर। असलम और बदर। असलम में क्या खास बात है? कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का फार्मूला क्या होता है? कैलकुलेट करके देखें कितने वोट्स चाहिए अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए। $10 million number of shares multiplied by 8, that is point हुए, divide by 8 minus 1 plus 1, तो ये आंसर आएगा 10 मिलियन वोट्स। मिस्टर बदर को रिमूव करने के लिए कितने वोट्स चाहिए? इसे बचने के लिए 2,20,000। हालांकि इसको मिले कितने थे? बदर को 350 मिले थे, लेकिन रिमूवल से बचने के लिए कितने चाहिए? 220। लास्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट। क्लियर जी? इसमें कोई प्रॉब्लम था? इसमें क्वेश्चन इजी था, केस स्टडी थी, लेकिन मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है इसमें। इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन? 5। हाँ, ये 5 अच्छा सवाल है। ये बहराम वाला है ना? हाँ, ये आ गया बहराम हसन। Under the provisions of the Companies Act 2017, advise on following implication of the matters referred in first, second and third above on the board of respective companies। कह रहा है जो 1, 2, 3 है, इनका क्या इफेक्ट होगा बताओ। पार्ट बी में क्या कह रहा है? Suitability of each of the selected person referred in for above to contest upcoming election of respective companies as an independent director। इनके बारे में बताना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिहाज से एलिजिबिलिटी है या नहीं, और ऊपर के बारे में क्या बताना है? रेगुलर डायरेक्टर के लिहाज से इंप्लीकेशन ऑन बोर्ड ऑफ रिस्पेक्टिव कंपनी। तो ये बेसिकली उसने रेगुलर डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्वेश्चन कंबाइन करके पूछ लिया। एबीसी रेगुलर से रिलेट करता है और डी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेट करता है। तो पढ़ते हैं। कह रहा है रेल होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड RHL हैज 3 subsidiary companies, Janet Leaf Limited, which is unlisted, and Bajrigar Limited, BSL, and Vulture Bird Limited, VBL, which are listed। 3 subsidiaries हैं, एक GLL unlisted और बाकी 2।
ये लिस्ट अनलिस्टेड लिस्ट याद रखेंगे जिन The group compliance department has brought attention to the following matters concerning group director. Wasim Yasin, an elected director in GLL, survived a car accident on 2 March 2024, but is mentally incapacitated due to serious head injuries. Accident हो गया और अब serious head injuries हैं. बताइए, sound mind क्या अनसाउंड माइंड? क्या ऐसे हेड इंजरी की वजह से भी अनसाउंड माइंड हो सकते हैं? yes, जो कोमा में चले जाए अनसाउंड माइंड, जब बेहोश हो जाए अनसाउंड माइंड. तो ये क्या हुआ फिर? सूटेबल नहीं है, कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई. क्लियर? कोई और प्रॉब्लम इसमें? कौन फिल करेगा? इम्प्लीकेशन पूरी बतानी है, सिर्फ ये नहीं पूछना. ये पूछ रहा कि बताओ क्वालिफाइड है कि नहीं, पूरी इम्प्लीकेशन पूछ रहा है. जब यहां पे कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई तो फिर क्या होगा? लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. कौन सी वाली? कैजुअल वैकेंसी फिल. जीएलएल अनलिस्टेड है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर फिल करेंगे, टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है. डन जी? कुछ समझ आती है? सोल्यूशन में क्या लिखा है? कैजुअल वैकेंसी का करनी नहीं, आगे अपॉइंटमेंट का भी जिक्र कर दे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे. हाँ वैसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 है और 6 नहीं लिख दे तो अच्छा है. मिनिमम नंबर से नीचे चले गए हैं मेंबर्स, फिर तो इमीडिएटली उनको अपॉइंट करना पड़ेगा अनलिस्टेड कंपनी को भी. लेकिन अगर मिनिमम नंबर से नीचे नहीं गए तो फिर टाइम नहीं. अगर मिनिमम नंबर पूरे हो रहे होए तो फिर तो जरूरत ही नहीं है. तो ये एक्स्ट्रा बात होगी. मिनिमम नंबर पूरे हो रहे हैं तो क्या होगा, मिनिमम नंबर पूरे नहीं हो रहे तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा डिस्कशन है. तो यहां पे हमने क्या लिखना है वसीम यासीन के बारे में कि ये पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो गया, कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई, अब ये मजीद कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे इस वैकेंसी को. क्लियर? सेकंड, अजीज बहादुर ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन बीएसएल suffered a stroke in August 23 and has not attended any board meeting since then. जी अगस्त 23 में उसने जो हार्ट अटैक हुआ, कोई हुआ, अटैक स्ट्रोक हुआ और उसके बाद से अभी तक कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की. बताइए क्या हुआ? इंपैक्ट क्या इंपैक्ट है? अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स हो चुकी है, पार्टिसिपेट नहीं किया विदाउट लीव तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड, और अगर विद लीव तो फिर नॉट डिस्क्वालीफाइड. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो या रेगुलर डायरेक्टर हो, क्राइटेरिया सेम है दोनों का. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया डिफरेंट है. तो क्या इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव होने की वजह से कोई फर्क पड़ता है? नहीं. The following Faraz Ghani, director in VBL, was granted loan of ₹2 million by the board in February 24, repayable within a period of 6 months. लोन दिया गया 2 मिलियन, तो क्या होगा? आगे विदाउट अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, और लिस्टेड कंपनी है तो एससीसीबी की अप्रूवल भी चाहिए. हाँ बोर्ड ने अप्रूव किया तो लोन नहीं दे सकते. क्यों नहीं दे सकते? शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी चाहिए और एससीसीबी भी चाहिए. क्लियर जी? कोई क्वेश्चन नहीं? क्या? हाँ लोन पे हो चुका है तो इसलिए वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. नींद सी आ रही है, कड़क सी चाय, पानी ज्यादा डाल दे, ठीक है, और कड़क. चलिए, आप पता नहीं क्यों बैठे बैठे नींद सी आ गई. हाँ झोंका, नींद का झोंका आया. मैं क्या केसड़ी गलत ना हो जाए. नहीं आगे चले. थर्ड भाई, तीनों केसड़ी समझ आ गई. तीनों पहले में क्या प्रॉब्लम था? अनसाउंड माइंड. दूसरे में क्या प्रॉब्लम? 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं की. तीसरे में क्या प्रॉब्लम? लोन ले लिया इप्सो फैक्टो.
ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस थे कि रूटीन वाला है? अब आए जरा, द फॉलोइंग नेम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डाटा बैंक ऑफ कमीशंस नोटिफाइड एंटिटीज एज पोटेंशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द अपकमिंग मई 24 इलेक्शन। ये लोग उन्होंने चुने हैं। बताना है आपने सूटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द सिलेक्टेड पर्सन, कि वो इनमें से हर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है कि नहीं। क्या बताना है हमने? हर एक के बारे में क्या बताना है? पहला, हसीब इजाज ऑन द बोर्ड ऑफ वीबीएल। वीबीएल कौन सा था? लिस्टेड कंपनी थी। हाँ जी। ही सर्व्ड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बीएसएल फ्रॉम 2018 टू 2021। तो पिछले 3 साल में 2021 उसने टाइम नहीं लिखा कौन सा महीना था, तो दिसंबर ही समझे, फिर पूरा साल ही समझे ना। फिर 2021, 22, 23, 24 3 साल पूरे नहीं हुए, लेकिन अपॉइंटमेंट हो सकती है। मेरा ये ख्याल है अपॉइंटमेंट क्यों हो सकती है? क्योंकि जिस कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने जा रहा है उसमें तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं था। चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएटेड कंपनी में भी रहा हो तो फिर भी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। एसोसिएटेड भी था। चीफ एग्जीक्यूटिव में एसोसिएटेड कंपनी थी कि सिर्फ होल्डिंग सब्सिडियरी थी? चीफ एग्जीक्यूटिव में सिर्फ होल्डिंग सब्सिडियरी थी कि एसोसिएटेड भी थी? पक्का। तो ये क्या है आपका आखिरी फैसला है? हसीब इजाज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है कि नहीं? जब तक 3 साल पूरे नहीं होते इस सिचुएशन में नहीं हो सकता। नेक्स्ट, बहराम भाई, पहला क्लियर? हसीब बहराम हसन ऑन द बोर्ड ऑफ वीबीएल। ही सर्व्ड एज डायरेक्टर इन वीबीएल फ्रॉम 2013 टू 2022। 13 से 22 डायरेक्टर रहा है। 13 से 22, 13, 14, 15, 16 तक गया, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 3 कंसेक्यूटिव टर्म में वो डायरेक्टर रहा। तो क्या अब 4th टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है? साल गुजर तो गया है, पूरी टर्म गुजरनी चाहिए। इसका मतलब है 2025 तक नहीं अपॉइंट हो सकता ये। हाँ जी, ये बार बार डायरेक्टर अपॉइंट होता रहा है। ठीक है, तो अब बार बार वाले डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ऐसा है क्या? इसको क्यों नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते? फिर पूछ रहा है क्यों नहीं हमने इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया? 1 मिनट ठहर जाए, क्यों नहीं अपॉइंट किया? ये इसी वाले को जिसको अभी डिस्कस कर रहे थे, ये है हमारे भाई बहराम भाई। बहराम भाई कह रहे हैं मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे? शाबाश, पिछले 3 कंसेक्यूटिव टर्म से वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर बनता रहा है। तो ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। पहले वाला चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडिपेंडेंट नहीं था, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बनाना किसको है? दानियाल रहता है। दानियाल इख्तिशाम ऑन द बोर्ड ऑफ बीएसएल। ही सर्व्ड एज डायरेक्टर इन बीएसएल नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर। तो नॉमिनी डायरेक्टर तो अपॉइंट हो ही नहीं सकता इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हो सकता है अगर उसने नॉमिनेशन खत्म हो गया। नॉमिनेशन खत्म हो गया तो कहाँ खत्म हुई है? नहीं हुई अभी, फरवरी में हो गई है। वो देख भैया, जनवरी 2023 से फरवरी 2024 अब अपॉइंट हो सकता है, क्योंकि मीटिंग कब हो रही है? अगस्त, किधर देख सकते, मई में, मई 24 में। तो वो नॉमिनी डायरेक्टर था, जब तक था अब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। अब नहीं है, अब हो सकता है। डन। इसके अलावा कोई क्वेश्चन था? इसके अलावा ये वैसे अच्छा क्वेश्चन था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेगुलर डायरेक्टर दोनों के रिवाइज होगा। 17 74 7 तो अच्छा, जो इजी रिप्रोडक्शन वाले हैं वो छोड़ दे। 7 क्या है? वो कल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करना था। और तो कोई क्वेश्चन नहीं। 51 ये तो 40% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर ली ना उसने, तो सिंपल है ये भी। सिंपल वाले ना डिस्कस करवाएं। इसमें क्या इशू था? उसने 40% शेयर एक्वायर कर लिए, वो कह रहे मेरे को डायरेक्टर बनाओ, तो बना देंगे उसको, इलेक्शन करवाएंगे उसको।
फ्रेश इलेक्शन करवाएगी कि नहीं कंपनी? कोई प्रॉब्लम इसमें? और कोई क्वेश्चन था असाइनमेंट में? नहीं, सारे डिस्कस हो गए। ओके सर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ना नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताया, तो अनफ शेयर होल्डिंग का हमें तो क्राइटेरिया नहीं पता, कैसे पता लगेगा? इलेक्शन की रिक्वेस्ट तो कर सकता है, इलेक्शन भी करवा सकता है, लेकिन अब डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए तो उसको एटलीस्ट अनफ शेयर होल्डिंग। हाँ जी, तो एज्यूम कर ले इसमें एनफ शेयर। क्वेश्चन सुन ले। स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें हमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बताए हुए, तो हम ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग कितने % है। तो यहां पे फिर आप एज्यूम कर ले, इफ करके डिस्कस कर ले कि इफ रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग अवेलेबल है तो फिर वो अप्लाई कर सकता है और कंपनी फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। कितने दिनों में? 30, 30। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कोई 90 बोला था, तो कैजुअल वैकेंसी के 90 डेज है और फ्रेश इलेक्शन में 30 दिन है। ओके हाँ, तो लिस्टेड कंपनी के केस में इलेक्शन प्रोसीजर लिखना है ना कि वैसे वाला फॉलो होगा। तो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने % शेयर होल्डिंग की रिक्वायर्ड जरूरत थी, तो आप इफ करके आंसर करेंगे, लेकिन कमेंट जाहिर है डिस्कस इसी कंसेप्ट को करना है। क्लियर? आगे अब लास्ट कंसेप्ट पे चलें, चैप्टर वॉल्यूम 1 के। भाई स्टार्ट करें। लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑडिटर। क्या क्या समझाना चाह रहा है? डायरेक्टर पे क्या क्या पाबंदियां हैं? क्या डायरेक्टर की मर्जी है जो मर्जी करते रहे, जैसे मर्जी करते रहे? डायरेक्टर कहे मेरी कंपनी मेरी मर्जी, क्या जो मर्जी करता रहे? नहीं, जो मर्जी नहीं, लॉ कहता है नहीं। हाँ जी, तो कुछ पाबंदियां हैं डायरेक्टर्स पे, कुछ पाबंदियां हैं। क्या पाबंदियां? अब वन बाय वन हम सीखेंगे क्या डायरेक्टर्स पे भी पाबंदियां होती है। हम तो समझते हैं डायरेक्टर आजाद है, आजाद मुल्क की आजाद शहरी नहीं है। चलिए जी, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन, अजीब बात आपको बताऊं, डायरेक्टर की सैलरी क्या होगी ये डायरेक्टर ही डिसाइड करते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दूं, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन डायरेक्टर डिसाइड कर, सैलरी नहीं। सैलरी से लगता है जैसे सारे डायरेक्टर एम्प्लॉई हो, हालांकि डायरेक्टर मीटिंग की फीस लेते हैं। तो डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? लेकिन क्या इसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं? यस, अगर शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी के आर्टिकल्स में लिख सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी रेम्यूनरेशन हो सकती है। यही समझा रहा है, कह रहा है डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का रूल क्या है? डायरेक्टर को 2 तरह की रेम्यूनरेशन मिलती है। कितनी तरह की? एक मीटिंग अटेंड करने की फीस और एक एक्स्ट्रा सर्विसेज परफॉर्म करने की फीस। डायरेक्टर एक्स्ट्रा सर्विसेज परफॉर्म करते हैं ना, जैसे कि फ्रॉड का चांस हो तो इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं। बताइए डायरेक्टर अगर एक्स्ट्रा सर्विस परफॉर्म कर रहा है तो उसे पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? नहीं, एक्स्ट्रा सर्विस जो एम्प्लॉय डायरेक्टर होगा ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसकी सैलरी होगी, बाकियों की नहीं होती जी। क्या कहना चाह रहे हैं? इसको सिर्फ मीटिंग की फीस मिलनी है तो बनने का फायदा क्या? और मीटिंग की फीस आपको पता है वो एक मीटिंग की 4-4, 5-5 लाख ले लेते हैं फीस, बहुत कम है। कह रहा डायरेक्टर कैन रिसीव फी फॉर अटेंडिंग ए बोर्ड मीटिंग, द अमाउंट मस्ट फॉलो लिमिट्स अप्रूव्ड इन द आर्टिकल्स बाय डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स इन ए जनरल मीटिंग। ठीक है, आर्टिकल्स क्या क्या? बाय डायरेक्टर्स को काट दीजिए, थोड़ा सा मुझे सही लग रहा, बाय डायरेक्टर्स काट दीजिए आर्टिकल बाय, क्योंकि आर्टिकल्स की अल्टरेशन डायरेक्टर थोड़ी करते हैं, शेयर होल्डर करते। तो कहता है डायरेक्टर अपनी मीटिंग की जो फीस डिसाइड करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन
मैक्सिमम लिमिट जो शेयर होल्डर्स ने आर्टिकल्स में या कंपनी में डिसाइड कर दी उसके अंदर रहेंगे। यानी शेयर होल्डर ने बोल दिया कि डायरेक्टर की मैक्सिमम फीस होगी 10 लाख, तो मीटिंग अटेंड करने में किस डायरेक्टर की क्या फीस होगी ये कौन डिसाइड करेगा? डायरेक्टर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि मेंबर ने आर्टिकल या मीटिंग के जरिए डिसाइड कर लिया कि मैक्सिमम लिमिट इतनी होगी। मैक्सिमम लिमिट शेयर होल्डर ने डिसाइड कर ली। अब डायरेक्टर्स को लिबर्टी है जो चाहे रिम्यूनरेशन अपनी मीटिंग की डिसाइड कर ले, लेकिन 10 लाख से नीचे नीचे, है कि नहीं? जैसे आपको कहा जाए, क्या कहा जाए, घर वाले कहे आपको मंथली देनी है, हमने आपके पॉकेट मनी, आपको जितनी पॉकेट मनी डिसाइड करना चाहे कर ले, बस ये 500 से नीचे नीचे होनी चाहिए। तो आपको आजादी है, जितनी मर्जी डिसाइड कर ले पॉकेट मनी, शाबाश। याशी नहीं है गई? याशी है कि नहीं है डायरेक्टर की? बिल्कुल है, लिमिट लगा दी क्या याशी। तो बजाहिर ये लगता है कि ये डायरेक्टर को खुली छुट्टी दे दी कि अपने फीस डिसाइड कर लो, मीटिंग के कितने पैसे होंगे, लेकिन खुली छुट्टी नहीं है, लिमिटेड है। पर हेड होगी, पर मीटिंग होगी, हर मीटिंग के पैसे अलग मिलेंगे। ठीक है जी। आगे एक्स्ट्रा सर्विसेज या चेयरमैन, अगर कोई डायरेक्टर एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन की कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती है। अगर कोई भी डायरेक्टर एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा सर्विसेज से मुराद क्या है? चेयरमैन की सर्विस या कोई और, जैसे कहा था फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करता है, क्या उसे एक्स्ट्रा काम के पैसे मिलने चाहिए? ये या तो डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे या शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग में। कौन अप्रूव करेगा? आप बता सकते हैं कि मीटिंग जो बोर्ड मीटिंग की फीस थी ये तो आर्टिकल्स में मेंशन की, लेकिन ये एक्स्ट्रा सर्विसेज की फीस क्यों नहीं मेंशन की भला? क्योंकि एक्स्ट्रा सर्विस के बारे में पता नहीं होता, ये केस टू केस वेरी कर सकती है, हो सकता है एक्स्ट्रा सर्विस थोड़ी हो सकता है ज्यादा हो, इसीलिए इसको आर्टिकल्स में नहीं रखा गया, इसको अलग से कहा गया केस टू केस बेस पे डिसाइड करेंगे। कुछ समझ आया? रिम्यूनरेशन की बात समझ आई? ये भाई पता क्या करेगा, जब भाई क्या पूछेगा ना डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन का क्या रूल है, तो ये भाई सिर्फ मीटिंग फीस की बात करेगा, एक्स्ट्रा फीस की बात नहीं करेगा। ये ऐसे ही करेगा। क्यों ऐसे करोगे? ये भाई क्या करेगा, आई कैप ने पूछना है कि मुझे डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन का रूल बताओ, ये भाई क्या करेगा भला? सिर्फ मीटिंग फीस का रूल बताएगा, एक्स्ट्रा सर्विस का रिव्यू रूल नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। पहली पाबंदी समझ आ गई? इसे पाबंदियों में क्यों लिखा है? क्योंकि डायरेक्टर को लिमिट लगा दी शेयर होल्डर्स ने, इस वजह से पाबंदियों में लिखा है, लिमिटेशन है। आगे चले। दुकानदार का मूड बना, उसने कहा जरा सैर करके आते हैं, 3-4 दिन शुमाली इलाका जात की, गर्मी बहुत पड़ रही है, और दुकान पे छोटे भाई को बिठा गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई ऐसा अक्सर हो भी जाता है। डायरेक्टर कहे मैंने भी छुट्टियों पे जाना है, मैं अपनी जगह पे छोटे भाई को या अपने दोस्त को या किसी और पर्सन को अपनी सीट पे डायरेक्टर बना के चला जाता हूं। हाँ जी, ये स्किल की बेस पे हुआ है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। क्या कहते हैं? असाइन करना मतलब ट्रांसफर करना। क्या डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन कर सकता है किसी और को? नो नो नो, बोले नो नो नो। क्या डायरेक्टर अपना ऑफिस असाइन कर सकता है किसी को? नहीं कर सकता। सच ट्रांसफर इज वाइड। लेकिन अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। अब ये अल्टरनेट डायरेक्टर कौन है सुन लें। अगर एक डायरेक्टर 90 दिन से ज्यादा के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कम से कम 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है,
तो उसकी जगह पे किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। ये असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं है। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्या है? पक्का पक्का अपनी जगह पे किसी दूसरे को डायरेक्टर बना देना। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस क्या है? पक्का पक्का अपनी जगह। क्या एक डायरेक्टर अपनी जगह पे किसी दूसरे को पक्का पक्का डायरेक्टर बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन अगर वही डायरेक्टर 90 दिन से ज्यादा के लिए छुट्टियां ले ली, उसने लीव अप्रूव करके पाकिस्तान से बाहर जा रहा है 90 दिन से ज्यादा के लिए, क्या इसकी जगह पे किसी दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है? किया जा सकता है। दो खास बातें आपने इस कंटेक्स्ट में याद रखनी है। पहली चीज, अपॉइंट करेगा कौन? ये डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको हम असाइनमेंट ऑफ ऑफिस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अल्टरनेट या सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट। तो अगर कोई डायरेक्टर 90 दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, कोई डायरेक्टर 90 दिन या उससे ज्यादा के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, क्या उसकी जगह पे अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है? हो सकता है। कौन करेगा? बोर्ड करेगा। और कितने अरसे के लिए? जब तक वो वापस नहीं आता। कौन? जो डायरेक्टर जाए। जैसे ही वो वापस आया तो ये काम करना छोड़ देगा। अलग से कोई इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अल्टरनेट डायरेक्टर को रिमूव करने की रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ओरिजिनल डायरेक्टर वापस पाकिस्तान आया, ये गया, ये तो गया। भाई बात समझ आई? असाइनमेंट ऑफ ऑफिस पॉसिबल है? नो सर। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस में और अपॉइंटमेंट ऑफ अल्टरनेट डायरेक्टर में फर्क क्या है? असाइनमेंट ऑफ ऑफिस परमानेंट है, अपॉइंटमेंट कुछ अरसे के लिए। तो असाइनमेंट ऑफ ऑफिस पॉसिबल नहीं है। कोई डायरेक्टर अपनी जगह अपने भाई को ऑफिस असाइन करना चाहे कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो 90 दिन के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा है तो तब अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हैं। दो शर्तें। नंबर 1, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड। और नंबर 2, जैसे ही ओरिजिनल वापस आएगा ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, ऑफिस वेकेट हो जाएगा। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करने की जरूरत नहीं। डन। दो पाबंदी। अब यहां पे क्या पाबंदी लगी है डायरेक्टर पे? कि ऑफिस असाइन नहीं कर सकता किसी और को। लोन्स एंड गारंटी टू डायरेक्ट। भाई ये क्लियर हो गया, टिक लगा दे। लोन्स एंड गारंटी, क्या डायरेक्टर को कोई लोन या गारंटी दी जा सकती है? दो शर्तें पूरी करनी है। क्या? क्या शर्तें पूरी करनी है? हाँ? शेयर होल्डर्स भी अप्रूव करें मीटिंग में, जनरल मीटिंग में, और लिस्टेड कंपनी के केस में एससीसीपी से भी अप्रूवल लें। डन। लेकिन कह रहा है अप्रूवल की जरूरत नहीं अगर लोन किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जा रहा है। क्यों? उस केस में क्यों नहीं अप्रूवल की जरूरत? उसका काम ही रूटीन है, यार जैसे बाकी दुनिया को देते हैं मुझे भी दे दो लोन। ठीक है जी। लेकिन अगर किसी ने, कोई बैंक नहीं है कंपनी, और उसने अपने डायरेक्टर को लोन दिया, कोई कंपनी बैंक नहीं है, डायरेक्टर को लोन दिया, तो दो काम होंगे। नंबर 1, जिस डायरेक्टर ने लोन लिया बगैर अप्रूवल के, वो तो कैजुअल वैकेंसी हो गई, और जिन्होंने लोन दिया उनकी कैजुअल वैकेंसी तो नहीं हुई, पैसे उनसे रिकवर करवाएंगे मार्कअप के साथ। भाई उनके भी दोनों को साथ मिलनी चाहिए कि एक को बस? बगैर अप्रूवल लोन लेने वाले को सजा मिलनी चाहिए, तो बगैर अप्रूवल लोन देने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। क्लियर? भाई कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो उसको भी टिक लगाए। लोन भाई रीडिंग के लिए टाइम चाहिए इस पेज को रीड करने के लिए कि चले आगे? ट्रांजैक्शंस, इसको अंडरलाइन करें, सबसे अहम कंसेप्ट, आज के लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट। बाकी सब कुछ चाहे भूल जाए, इस कंसेप्ट को नहीं भूलना। पहले बता रहा हूं ताकि अटेंटिव होकर सुने। क्या भला? आज के लेक्चर का सबसे अहम सवाल यह है कि कंपनी अपनी गाड़ी बेच रही है, क्या डायरेक्टर वो गाड़ी खरीद सकता है कि नहीं?
हाँ, कह रहा है ट्रांजैक्शन दो तरह की होती हैं, एक है कैश ट्रांजैक्शन, एक है नॉन कैश। अगर डायरेक्टर कंपनी के साथ कोई कैश ट्रांजैक्शन करे तो वो किसके जरिए से करनी चाहिए? बैंकिंग चैनल, हार्ड कैश के जरिए से नहीं, ब्रीफ केस के जरिए से नहीं, क्या? बैंकिंग चैनल के जरिए से। और अगर नॉन कैश ट्रांजैक्शन है कंपनी के डायरेक्टर के साथ या किसी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ या इस डायरेक्टर के रिश्तेदारों के साथ, कनेक्टेड पर्सन से मुराद रिश्तेदार, रिलेटिव्स। पहले बताएं नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? एसेट के बदले में एसेट, बार्टर सिस्टम, शाबाश। एग्जांपल दे, जैसे एक लैंड बाय की और गाड़ी दे दी। नॉन कैश कैश ट्रांजैक्शन का असूल क्या है भला? कि वो बैंकिंग चैनल के जरिए से हो। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का असूल क्या है भला? कि अगर किसी डायरेक्टर के साथ भाई कंपनी को प्रॉपर्टी चाहिए माल रोड पे और कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है कान्ना पे, कान्ना ना वो आजकल मशहूर नहीं, माफ करे, वो बच्चों वाला, हाँ छत गिर गई थी, तो या जगह चेंज कर लेते हैं, कसूर कर लेते हैं। कंपनी को चाहिए, डायरेक्टर के पास माल रोड में जगह है, कंपनी के पास कसूर में जगह है। कंपनी ये चाहती है, डायरेक्टर ये चाहते हैं कि ये एक्सचेंज कर ले, माल रोड वाली जगह कंपनी को मिल जाए और कसूर वाली जगह। अच्छा, इसमें बताइए क्या दो नंबरी हो सकती है कोई? हाँ, माल रोड वाली महंगी, शाबाश शाबाश। कसूर वाली जगह सस्ती है लेकिन उसका एरिया ज्यादा है, बंदे भी सस्ते हैं। ये कौन सी साइंस थी, फिलॉसफी थी, बंदे भी सस्ते। इतने बंदों का आप करते क्या हैं? चले, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉन भाई वहां पे भाई सबसे अहम बताया वो आप हंसी में बात डाल रहे हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन समझे क्या है? डायरेक्टर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन, एक तो यही बड़ी हैरानगी की बात है क्योंकि डायरेक्टर कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा ना तो कोई गड़बड़ हो सकती है। तो लगता है कि कोई अंदर खाते कोई कुछ, हाँ कुछ है, अलर्ट हो रहे हैं। डायरेक्टर अगर कंपनी के साथ करे ट्रांजैक्शन और अगर वो ट्रांजैक्शन नॉन कैश हो फिर तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क पता क्या होता है कि दोनों एसेट्स, चूंकि इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, इनकी फेयर वैल्यू हो सकता है सेम ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। अच्छा मुझे बताइए, अगर एक कैश है, लैंड के बदले में लैंड है, साथ में 50 लाख रुपए कैश भी ट्रांसफर हुआ है, इसको कैश ट्रांजैक्शन समझेंगे कि नॉन कैश? जो पार्शली कैश हो पार्शली नॉन कैश, उसको क्या समझा जाएगा? क्या पार्शली कैश ट्रांजैक्शन और पार्शली नॉन कैश ट्रांजैक्शन, डायरेक्टर को कहेगा ए डायरेक्टर माल रोड वाली जगह दे दो, कसूर वाली जगह ले लो, साथ में 50 लाख रुपया भी ले लेना। ये कैश ट्रांजैक्शन है कि नॉन कैश? ये दोनों ही है, कैश भी है नॉन कैश भी है। हम बोले कि कैश बैंकिंग चैनल के जरिए से वसूल करना है और नॉन कैश के आगे ये असूल हम बताने लगे हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का असूल क्या है सुन लें। नॉन कैश ट्रांजैक्शन सिर्फ उसी सूरत में अलाउड है अगर पहले मेंबर अप्रूव करे ट्रांजैक्शंस को, फिर और नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में अरेंजमेंट की डिटेल हो, एसेट्स की वैल्यूएशन भी हो, और एसेट्स की वैल्यूएशन किसने करवाई हो? रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने। नॉन कैश ट्रांजैक्शन में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? एसेट्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, फेयर वैल्यू पे डील नहीं होगी। इसीलिए क्या कहा कंपनी लॉ ने, ए डायरेक्टर अगर तुम कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, ए डायरेक्टर अगर तुम कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, मेंबर्स अप्रूवल देंगे इसकी जनरल मीटिंग में, और दूसरा उस जनरल मीटिंग का जब नोटिस बनेगा ना जिसमें मेंबर्स ने अप्रूवल देनी है, उसमें सारी डिटेल लिखी जाएगी, कौन सा एसेट एक्सचेंज हो रहा है, कितनी वैल्यू है उसकी, और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस वैल्यू को कंफर्म करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर उस वैल्यू पे रिपोर्ट देगा।
बताइए ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट होनी चाहिए कि नहीं? वो तो सबसे अहम है, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजैक्शन जो है, भाई क्लियर हुई बात? अगर पर्सन होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है तो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स भी अप्रूव करेंगे, डबल अप्रूवल। फिर अगर सेम पर्सन जो डायरेक्ट कंपनी का डायरेक्टर है, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो कंपनी की होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है, तो फिर उसकी जनरल मीटिंग में भी अप्रूव होगा। उसकी जनरल में होल्डिंग कंपनी की जनरल में डबल अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्यों भरा? क्योंकि डायरेक्टर भी तो डबल कंपनीज में हो गया। नहीं बात समझ आई? अगर क्या एक कंपनी डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकती है? सबसे अहम पॉइंट है, बार बार कह रहा हूं, गौर से सुने। क्या एक कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर सकती है? शरायत क्या है? मेंबर अप्रूव करेंगे जनरल मीटिंग में, और उस जनरल मीटिंग के नोटिस में रेजोल्यूशन के साथ डिटेल भी होगी और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यूएशन रिपोर्ट भी होगी। और अगर वो पर्सन जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है, तो फिर मुझे बताइए, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, और अगर अप्रूवल नहीं ली तो फिर ये ट्रांजैक्शन वाइडेबल है बाय द कंपनी, अनलेस के रेस्टिट्यूशन इम्पॉसिबल हो, यानी रिवर्स करना पॉसिबल ना हो। ने पढ़ा हुआ ना वाइडेबल, ये तो वही था, वो था क्या? नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड वाले कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो अच्छा भाई समझ आ गई बात? किताब को थोड़ी देर के लिए कर दे साइड पे, और मुझे बताइए ये पढ़ ली प्रवीण सारे? ये है कंपनी है ये, इसको बोले, इसको जी कंपनी, जी लिमिटेड। इसकी है एक सब्सिडरी कंपनी S1। इस कंपनी का डायरेक्टर नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है इस कंपनी के साथ, अप्रूवल चाहिए कि नहीं? जी लिमिटेड का डायरेक्टर जी लिमिटेड के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है, अप्रूवल चाहिए कि नहीं? चाहिए। बाकी अगली कहानी लिख लेंगे कि अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में, उसके नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन में हमने डिटेल भी बतानी है और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट भी बतानी है। ये सारी कहानी लिख लेंगे। ओके। एच कंपनी होल्डिंग भी है इसकी। जी लिमिटेड का डायरेक्टर है, जी की सब्सिडरी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं? क्या कोई रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है? हैं? किस कंपनी अप्रूवल चाहिए कि नहीं? किस कंपनी के शेयर होल्डर्स की? दोनों की? कितने स्टूडेंट का ख्याल है जी लिमिटेड की भी चाहिए और सब्सिडी के अप्रूवल चाहिए? कितनों का ख्याल है सिर्फ सब्सिडी की चाहिए? कितनों का ख्याल सिर्फ जी लिमिटेड की चाहिए? जी बता, जी लिमिटेड के चाहिए सिर्फ जी। क्यों भला? अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी के साथ की या कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी के साथ की, अगर कोई ट्रांजैक्शन कंपनी कोई ट्रांजैक्शन करती है किसके साथ? अपने डायरेक्टर के साथ या अपनी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ या उस डायरेक्टर के रिश्तेदारों के साथ, तो क्या अप्रूवल चाहिए? यस चाहिए। अब जरा सुनिए, इस केस में
ट्रांजैक्शन सब्सिडरी के डायरेक्टर के साथ नहीं हो रही, सब्सिडरी कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी भी एसोसिएटेड होती है ना, सब्सिडरी कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ हो रही है। तो जरा मुझे बताइए कि क्या इसमें सब्सिडरी की अप्रूवल चाहिए जी? हाँ, किसकी अप्रूवल चाहिए? होल्डिंग की। डन? नहीं समझ आई बात? दोनों कंपनीज की अप्रूवल क्यों नहीं चाहिए? वो सब्सिडरी है। अगर यही केस ऐसे हो क्या कि ये जी लिमिटेड में डायरेक्टर है और होल्डिंग में भी डायरेक्टर है, फिर क्या चाहिए? ठीक है, आखिरी बात, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, सब्सिडी की गोली मारे। अगर इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, इस कंपनी में भी डायरेक्टर है, आखिरी सवाल पूछूंगा, उसके बाद खत्म कहानी। सारा कुछ जीरो कर दे, जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब्सिडी से ना वो होल्डिंग वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं अब होल्डिंग की तरफ आ रहा हूं। एक डायरेक्टर एक कंपनी जी लिमिटेड है और एक उसकी होल्डिंग कंपनी है। डन? पहली नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी, आपने सिर्फ ये बताना है अप्रूवल एक कंपनी की चाहिए कि दो की चाहिए। जी लिमिटेड का डायरेक्टर है, एच का नहीं है, ट्रांजैक्शन जी के साथ कर रहा है, जी की अप्रूवल चाहिए। दोनों का डायरेक्टर है, ट्रांजैक्शन जी के साथ हो रही है, ट्रांजैक्शन जी के साथ हो रही है, अप्रूवल दोनों की चाहिए। क्यों बोला? जी का भी डायरेक्टर है, और अगर वो डायरेक्टर है एच का, ट्रांजैक्शन कर रहा है जी के साथ, जी की चाहिए कि नहीं? प्रोविजन है, अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर या अपनी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करे तो अप्रूवल चाहिए। अगर डायरेक्टर एच का डायरेक्टर जी लिमिटेड के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करता है, तो चूंकि जी लिमिटेड अपनी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन कर रही है, जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, है कि नहीं? ट्विस्ट होल्डिंग की तो चाहिए ही चाहिए, जी की। देखिए पूरी प्रोविजन पढ़े, क्या कह रहा है? अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर, अगर कोई कंपनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे कंपनी के डायरेक्टर के साथ या एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ, फिर भी अप्रूवल चाहिए। अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे, फिर तो चाहिए ही चाहिए। अपनी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करे नॉन कैश, फिर भी अप्रूवल चाहिए। एसोसिएटेड कंपनी का लफ्ज लिखा हुआ है, समझे इसको। अगर कोई कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे, अप्रूवल चाहिए। अपनी एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन करे, फिर भी चाहिए। और अगर डायरेक्टर के किसी रिश्तेदार कनेक्टेड पर्सन, वालिदैन, बहन भाई वगैरह के साथ ट्रांजैक्शन करे, फिर भी अप्रूवल चाहिए। बात समझ आई कि नहीं आई? अब यहां पे ट्रांजैक्शन जो है वो जी लिमिटेड के साथ, ये जी लिमिटेड किसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही है? अपने डायरेक्टर के साथ नहीं, होल्डिंग यानी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ। तो बताइए क्या जी लिमिटेड को अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे साबित होता है? क्या लिखा हुआ है कि अगर एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ करें तो चाहिए? क्या एच की भी अप्रूवल चाहिए? क्यों बोला? क्योंकि वो इसकी होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से एक डायरेक्टर जी लिमिटेड में ही डायरेक्टर है, पहला केस, अप्रूवल चाहिए? नॉन कैश सारा ना चाहिए, होल्डिंग की चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? होल्डिंग में डायरेक्टर नहीं। दूसरा केस, एक डायरेक्टर, इधर भी डायरेक्टर है, इधर भी डायरेक्टर है,
जी लिमिटेड की क्यों चाहिए? सर ट्रांजैक्शन कर रहा है। होल्डिंग की क्यों चाहिए? होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है, नीचे लिखा हुआ। और अगर आखिरी केस ट्रांजैक्शन हुई इसके साथ, इधर ट्रांजैक्शन इधर, लेकिन डायरेक्टर इधर ही है, इसकी क्यों चाहिए? इसमें तो डायरेक्टर है ही नहीं, ट्रांजैक्शन कर रहा है और एसोसिएटेड कंपनी का डायरेक्टर है, तो इसीलिए इसकी भी अप्रूवल चाहिए। और चूंकि होल्डिंग का भी डायरेक्टर है, दोनों की बात समझ आ रही है? अच्छा मुझे बताइए, आखिरी सवाल जो ICAP पूछेगा, जो पूछ रहा है, अगर एक डायरेक्टर जी कंपनी में डायरेक्टर है, ट्रांजैक्शन इसके भाई के साथ कर रहे हैं, अप्रूवल चाहिए? चाहिए? होल्डिंग की अप्रूवल चाहिए? पक्का? आखिरी सवाल पूछूं, पूरा फोकस होके जवाब देना। सामने जो कुछ अभी तक नॉन कैश ट्रांजैक्शन में पढ़ते आए ना, उसका इम्तिहान है। इधर डायरेक्टर है, डायरेक्टर जी लिमिटेड में है, इसका भाई एच लिमिटेड में डायरेक्टर है, ये ब्रदर है, ये डायरेक्टर है, ठीक है। ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, जी लिमिटेड ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन करनी है डायरेक्टर के भाई के साथ। जी लिमिटेड के अप्रूवल चाहिए? साबित करें कहां लिखा है? हाँ, वो कह रहा है कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर से कनेक्टेड पर्सन के साथ या एसोसिएटेड कंपनी के डायरेक्टर के साथ ट्रांजैक्शन करे तो अप्रूवल चाहिए। तो ये कंपनी क्या कर रही है? अपने डायरेक्टर्स के कनेक्टेड पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, अप्रूवल चाहिए। पहला सवाल भाई समझ आई? क्या होल्डिंग की भी अप्रूवल चाहिए? क्यों बोला? क्योंकि जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही है वो होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर है। देखें, ICAP इधर भी टेस्ट करेगा, ये प्रोविजन भी, और ये भी टेस्ट करेगा। सिंपल वाली टेस्ट नहीं करेगा कि डायरेक्टर का साथ है कंपनी के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नहीं। ICAP क्या करेगा? इधर से डायरेक्टर के कनेक्टेड पर्सन भाई लेके आएगा और दूसरी तरफ कंपनी के एसोसिएटेड को इन्वॉल्व करेगा। बात समझ रहे हैं? डायरेक्टर और कंपनी के दरमियान में ICAP ट्रांजैक्शन करे वो तो सबसे आसान है, और नहीं करेगा ICAP। ये कंपनी की लाएगा एसोसिएटेड और डायरेक्टर्स का लाएगा कनेक्टेड पर्सन। तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से लोग डायरेक्टर वाली साइड से कौन कौन से लोग कवर हो रहे हैं और कंपनी वाली साइड में अप्रूवल किस किस की है, पूरी प्रोविजन ये अंडरलाइन करें, ये खास तौर पे इसमें कौन कौन लोग, और ये वाले भी। इफ पर्सन इज आल्सो जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रही, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है तो होल्डिंग कंपनी की भी अप्रूवल चाहिए। कुछ कुछ बात समझ आती है ना? थोड़ी ट्विस्ट वाली। अगर डायरेक्ट कंपनी और उसके डायरेक्टर में ट्रांजैक्शन होती तो ये 1 मिनट का काम था। अब उसने क्या किया है? कंपनी के साथ होल्डिंग को भी मिला दिया और डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड पर्सन को भी मिला दिया। क्या किया? कंपनी के साथ होल्डिंग को भी मिला दिया, डायरेक्टर के साथ कनेक्टेड पर्सन को भी मिला दिया। तो आपने इसको भी ध्यान रख, बस ये प्रोविजन आप एज इट इज इसको आपने अप्लाई करना। केस स्टडीज आएंगी तो आपको पता चले। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, क्या कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकती है? कर सकते? नहीं कर सकती। लॉ कहता है नहीं कर सकती। प्रैक्टिस में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना, वो छोड़े उसको, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? कंपनी पॉलिटिकल पर्पस के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, अपने मेंबर्स को मीटिंग में 10-10 लाख गिफ्ट दे सकती है ताकि डिविडेंड इधर ही कैश में दे दे, टैक्स बच जाएगा। क्या कंपनी AGM में शेयर होल्डर्स को गिफ्ट दे सकती है लाखों रुपया ताकि डिविडेंड ना देना पड़े, टैक्स नहीं दे सकते? बस यही है। तो कुछ लिमिटेशन सेक्शन समझ आई? सबसे अहम कौन सी वाली है? और वो ही नहीं समझ आई आपको? फिर से हो जाए।
तो मुझे बताइए यहां पे ये कंपनी है, मिक्स करके तो वो केस स्टडी आएगी तो उसमें सामने आ जाएगा आपके। डायरेक्टर इस कंपनी का डायरेक्टर है, छोड़े सबको, सिर्फ जल्दी से बताएं। इस कंपनी का, ये होल्डिंग सब्सिडरी है, इस कंपनी का डायरेक्टर है, इस कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, अप्रूवल चाहिए? इसकी चाहिए? इस कंपनी का डायरेक्टर है, ट्रांजैक्शन इसके साथ कर रहा है, अप्रूवल चाहिए इसके? ओके। और इस कंपनी का डायरेक्टर है, अब ट्रांजैक्शन इसके साथ कर रहा है, अप्रूवल चाहिए? इसकी अप्रूवल चाहिए क्योंकि इसके साथ करी ना, ये चीज। अच्छा, इस कंपनी का डायरेक्टर है, अब ये आखिरी बात, ट्रांजैक्शन इसके साथ कर रहा है, इसके से भाई नीचे से समझ आ गई, ऊपर से भी आ गई, अगर जाके प्रैक्टिस करनी है आप। डन जी। चलिए आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।